Hello students, good morning. Today I am going to discuss with you chapter first of macroeconomics, that is introduction of macroeconomics. देखिए स्टूडेंट्स, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज है ये चैप्टर सिर्फ, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको इसका इंट्रोडक्शन तो पता ही होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, क्या क्या आप इसके अंदर स्टडी करते हैं, किस किस पॉइंट को इसके अंदर कंसीडर किया जाता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, वो सब आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? तो फर्स्ट देखिए, अब यहाँ पे इस डायग्राम या इस इमेज में आप क्या देख रहे हैं कि जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंजप्शन आप जानते ही हैं। जीडीपी क्या है? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। मीन्स जो भी गुड्स और सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से, उसे क्या बोलते हैं आप? जीडीपी। नेशनल इनकम वाले चैप्टर में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। क्लियर? आफ्टर दैट कंजप्शन आप जानते हैं, जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो कंज्यूम भी की जाती हैं। कंजप्शन करने वाले भी कौन होते हैं? हाउस होल्ड होते हैं। क्लियर? तो कंजप्शन क्या है वो स्टडी करेंगे। इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे देखिए ये इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। क्लियर? तो इन्वेस्टमेंट को स्टडी करेंगे आप कि इन्वेस्टमेंट क्या है। भाई आप जो भी प्रोडक्शन करते हैं उस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ से जो भी मनी आपके पास आता है उसमें से कुछ आप कंजप्शन पे स्पेंड कर देते हैं, कुछ सेव करके रख लेते हैं। जो सेव करके रखते हैं उसे आगे इन्वेस्ट कर देते हैं, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। ठीक है? क्या प्रोडक्ट है। क्लियर? आफ्टर दैट वन मोर, इनकम क्या है। तो इस तरह के कुछ कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर? देखिए इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट वन इज़ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, क्यों स्टडी करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की, क्या रिक्वायरमेंट हुई कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स को जनरेट किया और उसको स्टडी करना स्टार्ट किया। क्लियर? फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करना है हमें। टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप को कि इसका एरिया कितना है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हम किन किन पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। थर्ड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है वो सब स्टडी करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव ही क्या है हमारा, वो कि मीनिंग को अंडरस्टैंड करना मैक्रो इकोनॉमिक्स के, स्कोप को अंडरस्टैंड करना और इम्पोर्टेंस। क्लियर? तो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इंडिविजुअल को स्टडी करता है। क्लियर? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स मेक डिसीजन एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर इन द मार्केट। क्लियर? मीन्स माइक्रो तो स्टडी करता है इंडिविजुअल को, और मैक्रो क्या होगा? मैक्रो स्टडी करेगा एज अ होल, और वी कैन से एग्रीगेट को या फिर ग्रुप को स्टडी करता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बताया डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो क्या होगी स्टूडेंट्स? इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स एंड फर्म मेक डिसीजंस एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर इन द मार्केट। क्लियर? और डेफिनेशन अगर बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो अकॉर्डिंग टू शेपिरो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये किसको स्टडी करता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। होल और एग्रीगेट आप बोल सकते हैं, या फिर ग्रुप को स्टडी करता है। क्लियर? मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल तो क्या होगा? पर कैपिटा इनकम। क्लियर? पर कैपिटा इनकम मीन्स प्रति व्यक्ति आय, मीन्स एक सिंगल बंदे की इनकम को स्टडी करती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल मीन्स नेशनल इनकम को स्टडी करेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर है डिफरेंस? माइक्रो में इंडिविजुअल को स्टडी किया जाता है, फॉर एग्जांपल पर कैपिटा इनकम, और मैक्रो में एज अ होल और एग्रीगेट को आप स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम। क्लियर?
आफ्टर दैट देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमी एज ए होल, मैं ऑलरेडी बता चुकी. इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक एग्रीगेट्स सच एज एग्रीगेट कंजप्शन, किस किस को, एग्रीगेट इनकम, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइजेज. मीन्स ओवरऑल इकोनॉमी के प्राइजेस को स्टडी करता है, ओवरऑल कंजप्शन को स्टडी करता है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को स्टडी करता है और एग्रीगेट इनकम को स्टडी करता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स. सेम इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हो जाएगा, सभी चीज़ों को स्टडी करेगा बट किस पे, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करेगा. क्लियर. आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट मेजर कंसर्न्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मीन्स मेजर कंसर्न मीन्स मेजर जो आइटम्स हैं जिनको आप स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट एग्रीगेट डिमांड को स्टडी करेंगे, एडी. एग्रीगेट सप्लाई को स्टडी करेंगे आप. सेविंग का मीनिंग क्या है वो स्टडी करेंगे. इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या है वो स्टडी करेंगे. इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टडी करेंगे. अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी करेंगे. ट्रेड साइकिल्स, ट्रेड साइकिल्स मीन्स क्या, बिजनेस साइकिल्स, जो बिजनेस करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स मीन्स डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं बिजनेस पे, लाइक बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, आफ्टर दैट रिकवरी की स्टेज आती है. क्लियर. फॉर एग्जांपल कई बार आपने इस तरह का डायग्राम भी देखा होगा, ये. क्लियर. यहाँ पे आपकी बूम की सिचुएशन होती है, आफ्टर दैट रिसेशन की सिचुएशन आती है, ये डिप्रेशन की सिचुएशन होती है बिल्कुल लास्ट में, एंड आफ्टर दैट रिकवरी की सिचुएशन आती है. क्लियर. बूम, डिप्रेशन, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी. क्लियर. तो इस तरह की ट्रेड साइकिल मीन्स एक बार मंदी की, एक बार तेजी की सिचुएशन आती है, फिर मंदी की, फिर बिल्कुल नीचे लो पे आके रुक जाती है, आफ्टर दैट फिर आपकी इकोनॉमी ग्रो करना स्टार्ट करती है. तो इसको बोलते हैं ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल्स. क्लियर. तो ये कैसे आती हैं, क्या क्या इसके रीजंस होते हैं, कैसे हम इन सिचुएशन से कोप अप करते हैं, कौन सी सिचुएशन हमारे लिए अच्छी मानी जाती है, क्या बूम की सिचुएशन अच्छी है, क्या रिसेशन की है, क्या डिप्रेशन की है, या फिर रिकवरी की स्टेज अच्छी है. क्लियर. तो ये सब स्टडी करेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में. आफ्टर दैट इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को स्टडी करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे आप ट्रेड कैसे करते हैं, हमारी इकोनॉमी किस किस कंट्री के साथ हमारा क्या क्या कनेक्शन है. फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टडी करेंगे आप. क्लियर. एंड नेक्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग, इसमें आपकी आगे फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी जो आपकी मनी से रिलेटेड है. क्लियर. और फिस्कल पॉलिसी में आप गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स और गवर्नमेंट्स के इनकम्स को स्टडी करेंगे. क्लियर. कि गवर्नमेंट की कितनी इनकम है, कितने एक्सपेंडिचर्स हैं, अगर एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं इनकम से तो डेफिसिट की सिचुएशन है, कैसे उससे हम बाहर निकल सकते हैं. क्लियर. तो ये सब स्टडी करेंगे आप ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स में. मेजर कंसर्न्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, सेविंग, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ है, अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रेड साइकिल, इंटरनेशनल ट्रेड. क्लियर. इकोनॉमिक प्लानिंग, इन सब को आप स्टडी करेंगे. आफ्टर दैट इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है वो देखिए. It explains the working of economy as a whole. Same thing repeat. Next, it examines the aggregate behavior of macroeconomic entities like firms, household and the government. Clear? इसके अलावा ये एग्जामिन करता है या फिर ये कह सकते हैं कि ये बताता है एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी लाइक फर्म्स, entities like farms, households and the government. ये बिहेवियर को बताता है एज एन होल, और वी कैन से एग्रीगेट बिहेवियर को बताता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कैसा बिहेवियर है. और इकोनॉमिक एंटिटीज़ में आपकी क्या क्या आ जाएंगी, फर्म, हाउसहोल्ड्स, हाउसहोल्ड एज अ होल, एक सिंगल हाउस होल्ड की बात नहीं हो रही, एज अ होल हाउस होल्ड्स की बात हो रही है, एज अ होल फॉर्म्स की बात हो रही है और गवर्नमेंट की बात हो रही है. क्लियर. तो इन सब का एज अ होल क्या बिहेवियर है उस सब को एग्जामिन करता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्लियर. नेक्स्ट, इट इज़ वेरी यूजफुल टू द प्लानर फॉर प्रिपेयरिंग इकोनॉमिक प्लान्स फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट. इसके अलावा ये यूज़फुल है
to the planner for preparing economic plans for the economic डेवलपमेंट। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करती है जब इकोनॉमी की प्लानिंग की जाती है ना, कि कहाँ पे क्या क्या एक्सपेंडिचर करेगी गवर्नमेंट, कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगी। तो कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो प्लानिंग की जाती है उसमें भी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके आप पता कर पाते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस किस तरह की प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, सो दैट कंपनी की ग्रोथ हो सके, इकोनॉमी की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। क्लियर? इट इज़ हेल्पफुल इन इंटरनेशनल कंपैरिजन। इसके अलावा ये हेल्पफुल होता है इंटरनेशनल कंपैरिजन में भी। इंटरनेशनल कंपैरिजन मीन्स कि आप अपनी इकोनॉमी का, आप अपने कंट्री की इकोनॉमी का कंपैरिजन कर सकते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी या हमारी इकोनॉमी अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कितनी पीछे चल रही है, या उनके कंपैरिजन में हमारी ग्रोथ रेट कितनी कम है या ज़्यादा है, कितने कंट्रीज़ की ग्रोथ रेट हमारे कंपैरिजन में ज़्यादा है, कौन हमसे पीछे है, कौन हमसे आगे है, वो सब स्टडी कर सकते हैं आप, कंपैरिजन कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे अपनी इकोनॉमी का विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, इट्स नॉलेज इज indispensable for the policy makers for formulating macroeconomics policy such as monetary policy, fiscal policy, industrial policy, exchange rate policy and income policy etc. अब देखिए, इट्स नॉलेज इज इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, मीन्स इसके नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है फॉर द पॉलिसी मेकर्स। मीन्स किसके लिए? जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, फॉर फॉर्मुलेटिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी सच एज मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, इनकम पॉलिसी एक्सेट्रा। मीन्स जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करने वाले हैं उन सब के लिए इसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है स्टूडेंट्स। देखिए कैसे, देखिए डिफरेंट पॉलिसीज़ है। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेट होगी? आपकी इंटरेस्ट रेट से रिलेट होगी, कि कितनी इंटरेस्ट रेट रखनी है, कम या ज़्यादा करना है उसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सिचुएशंस। क्लियर? फिस्कल पॉलिसी किससे रिलेटेड है? फिस्कल पॉलिसी आपके गवर्नमेंट के कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, कहाँ कहाँ पे उसकी स्पेंडिंग होगी, उससे रिलेट है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी की रिगार्डिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज़ फॉलो करेगी, उनके रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या होंगे। एक्सचेंज रेट पॉलिसी, इसके अलावा कि एक्सचेंज रेट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, कि जैसे अगर किसी को भी किसी अदर कंट्री की करेंसी चाहिए तो वो एक्सचेंज के लिए क्या पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी, किसी पर्टिकुलर कंट्री के कंपैरिजन में हमारी कंट्री का प्राइस कितना होगा, कब वो डिवेल्युएट होता है, कब वो एप्रिशिएट होता है, वो सब। क्लियर? इनकम पॉलिसी, ये सब की नॉलेज को एनहांस करने में, या इन सब की नॉलेज किसी भी इकोनॉमिस्ट को या पॉलिसी मेकर को कहाँ से मिलती है? विद द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? तो इसलिए कहा गया है इट्स नॉलेज इज इंडिस्पेंसेबल, मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द पॉलिसी मेकर्स फॉर फॉर्मुलेटिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी में आपको बता ही चुकी कौन कौन सी हैं। वो आपकी एक्सचेंज रेट पॉलिसी हो सकती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो सकती है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ऑल ऑफ दीज पॉलिसीज आर रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, इट एक्सप्लेन्स इकोनॉमिक डायनामिज्म and intricate interrelationship among macroeconomic variables such as price level, income and output and employment. इसके अलावा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक्सप्लेन करती है इकोनॉमिक डायनामिज्म, मीन्स जो इकोनॉमिक में जो चेंजेस, डायनामिक से बना है आपका डायनामिज्म, मीन्स जो चेंजेस होते रहते हैं, एंड इंट्रिकेट द इंटर रिलेशनशिप। और इसके अलावा भाई जो चेंजेस हो रहे हैं उनको एक्सप्लेन करती है, और रिलेशनशिप बताती है अलग अलग जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं कि उनमें आपस में क्या रिलेशन है,
वो प्राइस लेवल, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन सब वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? इट एक्सप्लेन्स द इकोनॉमिक डायनामिज्म कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, एंड इंट्रिकेट द इंटर रिलेशनशिप अमंग मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज प्राइस लेवल, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन सब के बीच में इंटर रिलेशनशिप को भी बताती है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है? फर्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट्स मेथड एंड मेजरमेंट। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ये किसको स्टडी करता है, नेशनल इनकम को स्टडी करता है, और उससे रिलेटेड मेथड्स को भी स्टडी करेगा। फिर इट स्टडीज़ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। प्रॉब्लम जो इकोनॉमी की सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट की, सॉरी, उन सब को स्टडी करती है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट स्टडीज़ द फंक्शंस ऑफ मनी एंड थ्योरीज रिलेटिंग टू इट। इसके अलावा मनी और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं उनको स्टडी करता है। बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट स्टडी। इसके अलावा बैंक्स की ऑपरेटिंग कैसी होती है, कमर्शियल बैंक्स के क्या क्या फंक्शन हैं, आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस हैं, इन सब की भी स्टडी करता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? और स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज इन पर कैपिटल रियल इनकम फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमिक की ग्रोथ को भी एनहांस करना है, और इंक्रीज इन पर कैपिटल रियल इनकम, प्रति व्यक्ति रियल इनकम को भी एनहांस करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड आया क्या, दैट इज़ रियल इनकम, पर कैपिटल रियल इनकम। अब पर कैपिटल इनकम तो आप जानते हैं, प्रति व्यक्ति आय मीन्स एक सिंगल बंदे की कितनी इनकम है, वो कितना अर्न कर रहा है। पर कैपिटल रियल इनकम का मतलब क्या है? रियल इनकम का मतलब है कि प्राइजेज में बिना चेंज हुए एक ह्यूमन बीइंग की इनकम कितनी एनहांस हो रही है, उसे बोलते हैं पर कैपिटल रियल इनकम। देखिए, अगर सपोज कि बंदे की इनकम 10,000 थी और वो 10 से 15 हो गई, बट सेम प्रोपोर्शन में वो प्रोडक्ट, वो चीज़ कोई भी जो 10 रुपये की आती थी, सपोज वो 15 की हो जाए, तो क्या आप कहेंगे कि उस बंदे की इनकम में चेंज हुआ है या उसकी इनकम बढ़ी है? नो। क्यों? क्योंकि सेम प्रोपोर्शन में प्राइसेस राइज हो गए। एक्स्ट्रा क्वांटिटी में तो वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं कर पाएगा, बाय नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ वो 10,000 की बाय कर पाता था, अब वही चीज़ें अब वो कितने की बाय कर सकता है? 15,000 की। तो एक्चुअल में तो उसकी इनकम में कोई चेंज हुआ ही नहीं, सिर्फ मॉनेटरी इनकम में चेंज हुआ, रियल इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यही स्टडी करती है कि रियल इनकम में भी चेंज हो। क्लियर? फॉर्म्स द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज ट्रेड अमंग डिफरेंट कंट्रीज। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को भी स्टडी करती है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ, क्या टैक्सेस वगैरह लगेंगे वो, टैरिफ प्रोटेक्शन एक्सेट्रा आर द सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए क्या, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ प्रोटेक्शन, इन सब को भी स्टडी किया जाता है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो क्लियर है स्टूडेंट? देखिए स्कोप में क्या क्या बताया मैंने आपको, कि ये नेशनल इनकम और इसके मेथड्स को स्टडी करता है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी स्टडी किया जाता है इसमें। इसके अलावा मनी और मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आफ्टर दैट पर कैपिटल रियल इनकम को भी इसमें स्टडी किया जाता है। अदर देन कोई इंटरनेशनल ट्रेड है या टैरिफ प्रोटेक्शन वगैरह के रिगार्डिंग भी ये सब स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? इसके अलावा और क्या स्टडी किया हमने आज की इस वीडियो में? इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या, क्यों स्टडी करते हैं, क्यों है ये इतनी इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करती है, इकोनॉमी के एग्रीगेट बिहेवियर को बताती है। जो इकोनॉमिक एंटिटीज़ हैं लाइक हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट है, या फिर आपके फार्म्स या प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। क्लियर? और एक ये प्लानर का काम करती है फॉर मेकिंग इकोनॉमिक प्लान्स।
क्लियर, इंटरनेशनल कंपैरिजन में भी काम आती है ये। तो ऑल ऑफ दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये था मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा ओवरव्यू, आप बोल सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका स्कोप है, किस किस चीज़ को आप इसमें स्टडी करते हैं। क्लियर, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है, क्या क्या चीज़ को आप इसके अंदर स्टडी करते हैं। क्लियर, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। In case of any query, please paste it in the comment box so that I can check and respond accordingly. Thank you.